हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने पीएम क्लासेस में। आज हम अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक अध्याय 2 के पार्ट 1 से पार्ट 4 तक को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, जिससे कि पार्ट 5 आपको आसानी से समझ में आ जाए। आज हम एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना सीखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है एक समान विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में किए गए कार्य की गणना हम लोग आज सीखने वाले हैं। देखिए, इसको अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कई बार आपको बताया जा चुका है, जब दो समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के हों और अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और जब यह इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। ये भी हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बल आघूर्ण कार्य करता है। और ये बल आघूर्ण की प्रकृति क्या होती है? ये बल आघूर्ण चाहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास करता है इसको, और ये चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरह से ये अरेंज हो जाए। आज हम यही सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम इसे कैसे घुमाएं। यानी कि हम ये जो बल आघूर्ण है, इसकी प्रकृति है, ये प्रेरित कर रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस थीटा एंगल से थीटा 2 एंगल तक कैसे ले जाएं, उसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की गणना हम लोग आज करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने दूसरा फिगर बनाया। उस फिगर में आपको दिखाया कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है ये लाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा 2 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक हमें इसको ले जाना है, और वो भी बल आघूर्ण के विरुद्ध। ठीक है, तभी यहाँ पे हमने जो हेडिंग डाली वो लिखा हुआ एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव को हम घुमा रहे हैं बल आघूर्ण के विरुद्ध, तो इसमें कितना किया गया कार्य हमें की गणना करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव पर पहले हम देखते हैं बल आघूर्ण कैसे निकालते हैं। बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर जो होता है वो होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? पीई साइन थीटा। फर्स्ट चैप्टर में था, आप वहाँ से आके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ इसका प्रूफ भी था पी साइन थीटा का। ठीक, तो विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है? पीई साइन थीटा, जहाँ पी क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखिए लिखा हुआ है। और उसके बाद ई क्या चीज़ है? ई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए। और थीटा का थीटा क्या चीज़ है? थीटा वो एंगल है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनाता है। ये देखिए यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, और हमारा काम क्या है? थीटा 1 से थीटा 2 तक इस डाइपोल को घुमाना है और घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, अच्छा कोई ये आप समझ रहे होंगे सर घुमाना क्यों पड़ रहा है, ये अपने आप क्यों नहीं घूम रहा है? क्योंकि ये अपने आप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूमता है। ये चाह रहा है कि हम इस डायरेक्शन में आए। समझने की कोशिश करिएगा। बल आघूर्ण जो है वो इस पे लग रहा है, वो उसको इस डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और हम क्या कर रहे हैं? हम कार्य करके, एक्स्ट्रा कार्य करके इसे अपोजिट डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इसे थीटा 1 से थीटा 2 देख रहे हैं, थीटा 2 ले आने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क की गणना करने की हम आज कोशिश कर रहे हैं, वही हम लोग करेंगे, उस कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे वो कार्य की गणना होगी। आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। और यहाँ कोणीय विस्थापन है, तो यहाँ पे जब आपको पता है लास्ट ईयर आपने पढ़ा, जब कोणीय विस्थापन की बात करी जाती है तो बल नहीं होता, वहाँ पे हम लोग कौन सा क्या यूज़ करते हैं? बल आघूर्ण यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला बन गया हमारा कि यदि अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को छोटा सा विस्थापन यानी कि डी थीटा विस्थापित करना है तो हमें थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को अल्प विस्थापित यानी कि
डी थीटा विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य की गणना कर ली और उसका फॉर्मूला लगाया हमने डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। ठीक है, अब ये डी डब्ल्यू क्या है? डी डब्ल्यू जो है वो कार्य है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अल्प विस्थापित यानी कि डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम इससे क्या करते, अतः द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए कार्य की गणना हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डी डब्ल्यू हमने निकाला है इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। हम इससे पहले भी कई बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, जब हम अल्प कार्य निकालते हैं और उसको बड़ी रेंज में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या करा, हमने एक अल्प कार्य निकाला। हमने यहाँ पर क्या करा, एक अल्प कार्य निकाला कितने विस्थापन पर, डी थीटा विस्थापन के लिए अल्प कार्य निकाला और उसे थीटा 1 से थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो हम देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने एक अल्प कार्य निकाला डी डब्ल्यू बराबर टॉ डी थीटा और द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किए कार्य, ये डब्ल्यू लिखा और डब्ल्यू क्या हो गया, इस डी डब्ल्यू को हमने थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक, अब डी डब्ल्यू की वैल्यू देखी, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी, आप देख रहे हैं डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर टॉ डी थीटा। अब टॉ की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, टॉ की वैल्यू कितनी थी, पी साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब और देखते हैं आगे क्या होता है। पी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो तो फिक्स रहता है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गए देखिए। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, वो भी फिक्स है, बाहर आ गई। हम चेंज किस में कर रहे हैं, हम केवल कोणीय विस्थापन बदल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करना। ठीक है, तो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, केवल एंगल में। तो साइन थीटा आपका इंटीग्रेशन में रहेगा और पी और ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आपका देखिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया और कॉस थीटा आ गया। और जब इंटीग्रेशन कर दिया उसके बाद ये लिमिट लग जाती है, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं लिमिट। ये वाली जो थीटा 1 है ये लोअर लिमिट है और थीटा 2 जो है वो अपर लिमिट है। ठीक है, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग लिखते हैं। तो कॉस थीटा में जब अपर लिमिट लिखेंगे तो कॉस थीटा 2 आएगा और कॉस थीटा में जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा 1 आएगा और बीच में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा फाइनली आ गया जो कार्य आ गया, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में बल आघूर्ण के विरुद्ध थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया कार्य आपका आ चुका है। वो कितना है, डब्ल्यू बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है। भाई कार्य इसलिए करना पड़ रहा है कि बल आघूर्ण इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में, बल आघूर्ण इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस डायरेक्शन में लाने का प्रयास कर रहा है, जबकि हम इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए ले जाना चाहते हैं। और अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और वही एक्स्ट्रा कार्य कितना है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके साथ ही एक मैं और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कि एक प्लस आवेश था, देखिए एक प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरा था माइनस 3 क्यू आवेश, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सर कहीं क्या शून्य हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होने का केस यहाँ बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होने वाली है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पे क्या होगा, इस यही होने वाला है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू आवेश के कारण ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी, उसका डायरेक्शन भी यही होने वाला है। और माइनस 3 क्यू आवेश के कारण जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन भी यही होने वाला, और ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली ऐड हो जाएंगी। इस तरह से आप किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, वो समान डायरेक्शन की होंगी और कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू भी होगी। ठीक है, समान डायरेक्शन की और कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू भी होगी, इसलिए फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब सर कभी कभी तो जीरो भी होती है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं दो आवेश हों उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी जीरो भी होती है। वो जीरो कब होती है, जब दोनों आवेश कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश को मिलाने वाली कोई रेखा है, उसके बीच में अगर आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होने वाली है, इस डायरेक्शन से, और इस वाले आवेश के कारण ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाली है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन अपोजिट है,
तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं आपको 0 मिल सकती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चीज़ों को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझ लीजिए चीज़ों को और नोट्स बनाते रहिए। इसी के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।